Recording has started. Hello, everyone. Welcome to Chalo Delhi batch. This is our fourth class. एंड आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. जब मैंने एलिट के पेपर को एनालाइज किया था तो मुझे ये पता चला कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जो मतलब वर्ल्ड में चलती हैं, उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आते हैं. एंड उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है बच्चों को, बिकॉज इतनी ढेर सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबके पर्पस अलग अलग हैं, सबके हेडक्वार्टर्स अलग अलग जगह हैं, इस्टेब्लिश अलग अलग जगह हुए हैं. बट तो इसीलिए उसको समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो टुडे वील बी स्टडिंग दैट. टुडे आवर लेक्चर इज ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे इज यूनाइटेड नेशन. सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा फेमस है ये, सबसे ज्यादा फेमस है ये ऑर्गेनाइजेशन. सबको पता है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, लेकिन है क्या एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस? वील स्टडी अबाउट दैट टुडे. ठीक है. तो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है. जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, वो एक साथ हार्मनी से रहें, एक साथ पीस के साथ रहें, कोई आपस में लड़े ना. जैसे इंडिया पाकिस्तान, दे फाइट अ लॉट ओवर अ लॉट ऑफ इश्यूज. ठीक है. तो ऐसा जो डिसहार्मनी बनती है, जितनी लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब लड़ाइयाँ ना हो. अभी लाइक पैलेस्टीन वॉर इज ऑल्सो हैपनिंग, रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑल्सो हैपनिंग. तो लाइक ये सारी चीजों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूनाइटेड नेशंस का आ जाता है. यूनाइटेड नेशंस पे बहुत सवाल उठते हैं कि इतनी सारी वॉर्स हो रही हैं, इतनी सारी चीजें चल रही हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? इज यूनाइटेड नेशंस इवन डूइंग द वर्क? ठीक है. क्योंकि उसका पर्पस ही इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है. ठीक है. और उसका पर्पस क्या है? कि फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें सारी कंट्रीज के बीच में. वही बात कि सब लोग आपस में अच्छे से रहें. प्रमोट ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना मतलब किसी भी इंसान की डेथ ना हो, कोई भी वॉर जो हो उसमें ऐसा ना हो कि अ लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ लाइक दो कंट्रियों के बीच में वॉर हो रहा है, लेकिन इफेक्ट कौन हो रहा है? उस कंट्री के लोग, उस कंट्री के इनोसेंट पीपल हु हैवंट डन एनीथिंग. ठीक है. एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स मतलब जो कंट्रीज हैं जहां पर लिविंग स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं है, जहां पर फैसिलिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, जहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना भी काम है यूनाइटेड नेशन का. ठीक है. अब देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है. जैसा कि आप देख सकते हो, ये इसकी हेडक्वार्टर बिल्डिंग है. ठीक है. यहाँ पे सारे कंट्रीज के फ्लैग्स लगे रहते हैं, जितनी भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं. एंड ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इज 1945. 1945 में बना था. 1945 में ही क्यों बना था? बिकॉज इफ यू गाइज रिमेम्बर, हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो एटम बॉम्बिंग हुई थी, ठीक है, वो 1945 अगस्त में ही हुई थी. ठीक है. तो आफ्टर दिस बॉम्बिंग, जब ये बॉम्ब गिरा था, पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था जापान में. ठीक है. जापान में पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया था. वहां के लोग इतने मर गए थे, वहां पे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो इतने फैल चुके थे कि उसकी मतलब लोग जिंदा जल गए थे. ऑल द बिल्डिंग्स, इवन द बिल्डिंग्स, दे मेल्टेड. ठीक है. और तो वहां पे कुछ भी नहीं बचा था. सो आफ्टर दैट बॉम्बिंग द वर्ल्ड रियलाइज्ड कि हमें एक ऐसे बॉडी की जरूरत है जिससे कि इतना बड़ा कोई कदम ना उठा पाए, जिससे कि कोई ऐसी बॉडी हो जो रोक पाए. नहीं तो कोई भी किसी की लड़ाई हो, कोई किसी पे एटम बॉम्ब डाल दे, कोई किसी पे कुछ छोड़ दे, अपने फाइटर प्लेन्स ले जाए और पूरे उस देश को ही खत्म कर दे. दैट इज नॉट राइट ना. तो इसीलिए ये फिर यूनाइटेड नेशंस की को बनाया गया था कि वी नीड अ बॉडी विच विच मेंटेन्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है. तो ये इसका बैकग्राउंड है. ठीक है. हिरोशिमा नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुई थी वो उसके बैकग्राउंड है. ठीक है. नाउ द सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो ग्यूटरेस. ठीक है. एंटोनियो ग्यूटरेस इसके करंट सेक्रेटरी जनरल है. ठीक है. और दिस इज हाउ ही लुक्स लाइक. ये है एंटोनियो ग्यूटरेस. ओके. एंड ही इज
सिंस 2017, मतलब अभी उनका जो है सेकंड टर्म चल रहा है। सेकंड टर्म उनका 2022 से 2026 तक 5 साल का ये टर्म अब चलेगा। ठीक है, पहले वाला टर्म उनका 2017 टू 2022 था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस, दिस इज ऑल वी नीड टू नो। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इस्टेब्लिश 1945 में हुआ था, मैंने आपको बता ही दिया 1945 में हुआ क्यों था, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग हुई, तो द वर्ल्ड रियलाइज दैट वी नीड अ बॉडी which maintains peace, and the secretary general currently is Antonio Guterres, जो कि ये है। okay, now let's move ahead। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक बड़ी सी बॉडी है, और उस बड़ी सी बॉडी के अंदर 6 ऑर्गन्स है। जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी में हर ऑर्गन का अलग अलग काम है। अपने बॉडी में लंग्स है, लंग्स हेल्प की जो हम एयर ब्रीद करते हैं वो फिल्टर आउट हो। ठीक है, लंग्स का वो काम है। स्टमक का अलग काम है। ठीक है, स्टमक में हमारा खाना जाता है एंड इट गेट्स डाइजेस्टेड बिकॉज ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। किडनीज का अलग रोल है, ईयर्स का अलग रोल है, आईज का अलग रोल है। जैसे अपनी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वैसे यूनाइटेड नेशंस के भी अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिसके अलग अलग काम है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो द फर्स्ट इज जनरल असेंबली। ठीक है, सबसे पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। नेक्स्ट ऑर्गन इज सिक्योरिटी काउंसिल। टेंशन मत लेना, एक एक को डिटेल में अभी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको इकोसॉक भी बोला जाता है। फोर्थ इज सेक्रेटेरिएट। फिफ्थ इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड द सिक्स्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ओके, तो ये 6 ऑर्गन्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस के। नाउ लेट्स सी इनका काम क्या है। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट ऑर्गन जिसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्गन एंड सो दिस इज जनरल असेंबली। ठीक है, तो जनरल असेंबली में क्या होता है कि ऑल मेंबर स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस में जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सब एक साथ आके बैठते हैं इस जनरल असेंबली में, और अपने इश्यूज को वॉइस करते हैं, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। लाइक अगर आप इंडिया में देखो तो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में भी हमारा अपर हाउस एंड लोअर हाउस है, राज्यसभा एंड लोकसभा है। ठीक है, लोकसभा में जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वो सब जाके बैठते हैं। हम जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वहां पर जाते हैं, अलग अलग पूरे इंडिया से इलेक्ट होकर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज पीपल कम टुगेदर, एंड द the leaders of those states and the leaders of those constituencies, they come और वो अपनी जगह की समस्याएं बताते हैं। अब मध्य प्रदेश का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाएगा तो वो मध्य प्रदेश की समस्या बताएगा कि मध्य प्रदेश में ये नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से कोई जाएगा, ठीक है, तो वहां पे नॉर्थ ईस्ट का बताएंगे। वेस्ट बंगाल से कोई जाएगा तो वेस्ट बंगाल वाले अपनी जगह की बताएंगे। ठीक है, सो द सेम हैपेंस इन यूनाइटेड नेशंस एज वेल। यूनाइटेड नेशंस में ऑल मेंबर स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड, इसमें सारे लोग आते हैं और अपनी चीजें बताते हैं। एंड व्हाट डू दे डिस्कस एंड मेक रिकमेंडेशंस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, कि जो भी इंटरनेशनल इशू चल रहा है उस पर बात करते हैं, पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको हम कैसे रिजॉल्व करें, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, ये जनरल असेंबली में होता है। ठीक है, अब देखो, General Assembly has no power to enforce its decisions, but its resolutions can be influential in shaping international opinion. मतलब इसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि ये किसी को बोले कि तुम्हारे कंट्री में ऐसा हो रहा है ना, तो ये मत करो। ठीक है, तुम एक सेकेंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल चैट में जो भी चल रहा है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब अपन बातें करेंगे तब अपन चैट में कर लेंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स फोकस ऑन पढ़ाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स गेट बैक। तो जनरल असेंबली के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो किसी को बोले कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ये मत करो। ठीक है, बट व्हाट दे कैन एक्चुअली डू इज वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और डिस्कशन से बहुत सारी बातें रिजॉल्व हो भी जाती हैं। ठीक है, और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है इंटरनेशनल ओपिनियन को लेकर,
कि जैसे अगर कोई कंट्री लड़ाई कर रही है, अगर सारी कंट्रियां उसका विरोध करेंगी कि नहीं जो तुम कर रहे हो वो गलत है, जो तुम कह रहे हो वो गलत है, ठीक है, तो जब उन पे वो प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दैट इन्फ्लुएंसेस दैट कंट्री टू स्टॉप। ठीक है, तो ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, बट दिस इज जनरल असेंबली इज जस्ट फॉर डिस्कशंस। ठीक है, जहाँ पे सारी कंट्रीज आती हैं और अपनी चीजों को रिप्रेजेंट करती हैं, अपने इश्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ द जनरल असेंबली। यहाँ पर जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बैठे रहते हैं एंड यहाँ पर सारे मेंबर स्टेट्स बैठे रहते हैं। ओके, मेंबर स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्विक फैक्ट्स अबाउट यूनाइटेड नेशन। ठीक है, फटाफट से फैक्ट्स हम पढ़ेंगे। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है, शी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूनाइटेड नेशंस। क्यों? क्योंकि 1953 में ये ऐसी शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। तो जो जनरल असेंबली अभी हमने देखी ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बैठा रहता है इसका, ठीक है, जैसे लोकसभा में स्पीकर रहता है, राज्यसभा में भी एक स्पीकर रहते हैं, तो सो दे आर द प्रेसिडेंट, दे आर द चेयरमैन ऑफ दैट। ठीक है, तो ऐसे ही जनरल असेंबली की फर्स्ट वुमन who was elected was Vijay Lakshmi Pandit, and obviously she was from India. ठीक है, the United Nations elected India's Vijay Lakshmi Pandit, and Vijay Lakshmi Pandit, by the way, was the sister of Jawaharlal Nehru. ठीक है, just letting you all know. तो yeah, and she was the 8th president. 1853 में वो 8वीं ऐसी प्रेसिडेंट बनी थी। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेम्बर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको याद रखेंगे। अनदर क्विक फैक्ट इज दैट रुचिरा कंबोज जो है, जो अभी इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के लिए, शी इज द फर्स्ट वुमन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब कह रहे हो, अब कंफ्यूज मत हो जाना, विजय लक्ष्मी पंडित में और रुचिरा कंबोज में दोनों की अलग अलग चीजें थी। विजय लक्ष्मी पंडित जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट थी। ठीक है, मतलब वो यहाँ पर बैठती थी। ठीक है, बट रुचिरा कंबोज इज द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया जो अपनी तरफ से जिसको भेजता है यूनाइटेड नेशन के लिए, ठीक है, कि वहां पे आप जाओ हमारी बातों को बोलो, तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया ने अभी प्रेजेंट में चूज किया है, दैट इज रुचिरा कंबोज, एंड शी इज द फर्स्ट वुमन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इंडिया की तरफ से जो पहली वुमन गई है यूनाइटेड नेशंस के लिए, दैट इज रुचिरा कंबोज। ओके, नेक्स्ट another quick fact about United Nation is MS Subbulakshmi, who was an artist. She is no longer alive. तो ये कौन थी? She was the first Indian classical musician to perform at United Nations. तो ये पहली ऐसी इंडियन थी जिन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को यूनाइटेड नेशंस में परफॉर्म किया था। शी वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। ठीक है, तो इन्होंने अपना म्यूजिक यूनाइटेड नेशंस में परफॉर्म किया था एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन टू डू सो। ओके, नेक्स्ट क्विक फैक्ट इज अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले इंसान बने थे जिन्होंने 1977 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच करी थी। ठीक है, सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली इन हिंदी। ओके, इसके पहले किसी ने भी नहीं किया था। एंड वन थिंग टू रिमेम्बर, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, अटल बिहारी वाजपेयी वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन जिस समय इन्होंने ये स्पीच बोली थी उस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उस टाइम पे ये फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे इंडिया के। ओके, so when Atal Bihari Vajpayee was the foreign minister, at that time 1977 में इन्होंने जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच बोली थी। ओके, ऑल क्लियर? इज एवरीथिंग क्लियर? सारे फैक्ट्स क्लियर हैं सबको? चैट में लिख दो। स्मैग, वेरी गुड स्मैग, नाइस। चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, अब हम फिर से आ जाते हैं
ऑर्गन्स के बारे में, हम ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। हमने सबसे पहले ऑर्गन के बारे में बात कर ली थी, जनरल असेंबली। अब हम दूसरे ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, विच इज सिक्योरिटी काउंसिल। सो दिस इज द सेकंड ऑर्गन, ओके। तो सेकंड, तो सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, उसका भी वही काम है, ठीक है। एंड इट हैज द पावर टू ऑथोराइज मिलिट्री एक्शन, सैंक्शंस, पीस कीपिंग फोर्स, मतलब यही सब, कि मतलब सब लोगों को समझाए कि अपनी मिलिट्री को ऐसे रखो, पीस कीपिंग ऐसे रखो, साथ में रहो, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो है विच यू ऑल शुड रिमेम्बर इज कि इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होते हैं। इसमें सारे मेंबर्स नहीं आते, सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 आर परमानेंट मेंबर्स। एंड हु आर दोज मेंबर्स, ये 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। कौन सी, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये अपना फ्रांस हो गया, ये अपना यूएसए हो गया, ये चाइना हो गया, ये अपना रशिया है, ठीक है, एंड दिस इज आ यूके। तो ये सारी पांचों कंट्रीज इसकी 5 परमानेंट मेंबर होती हैं यूनाइटेड नेशन की, एंड इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब इनके पास बाकी सारे मेंबर्स से ज्यादा पावर होती है। एंड अगर कोई एक कंट्री वीटो लगा देती है, ठीक है, जैसे कोई डिसीजन होना है तो उस पे पांचों कंट्रीज का वो चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए। अगर एक कंट्री ने वीटो पावर लगा दी और बोला कि मुझे ये नहीं करना, तो दैट डिसीजन कैन नॉट मूव अहेड, दैट डिसीजन कैन नॉट गो अहेड, ठीक है। तो इसीलिए इनके पास ये वीटो पावर होती है, ठीक है। अब 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल 15 मेंबर होंगे। 5 परमानेंट जब से बना है यूनाइटेड नेशन 1945 से, तब से ये 5 लोग ऊपर बैठे ही हुए हैं। बस लास्ट के जो 10 लोग होते हैं वो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, हर 2-2 साल में, ठीक है। अब आप पूछोगे कि क्या इंडिया भी इसमें कहीं है। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर में 8 टाइम्स रह चुका है रिसेंटली। 2021 से 2022 के दौरान इंडिया वाज देयर, ठीक है। उसके बाद से अभी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बना है, और परमानेंट मेंबर तो ऑब्वियसली ये 5 हैं तो बन नहीं सकता। हालांकि इंडिया का बार बार ये रिक्वेस्ट रहा है, ये डिमांड रहा है कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द परमानेंट मेंबर। 5 मेंबर वो आपने हमेशा से बना दिए, सो दैट डज नॉट मीन कि बाकी और कोई कंट्री कैन नॉट राइज अप टू दैट लेवल। इंडिया भी स्ट्रांग है, इंडिया भी पावरफुल है, इंडिया भी बन सकती है परमानेंट मेंबर। सो आई डोंट नो, इन द फ्यूचर प्रोबेबली इंडिया भी बन जाए परमानेंट मेंबर, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी प्रेजेंटली इंडिया ना परमानेंट मेंबर है ना नॉन परमानेंट मेंबर है, इंडिया इज जस्ट अ मेंबर, ठीक है। नॉन परमानेंट में रही है, एंड मैंने आपको बताया है कब रही है, 8 बार रही है, और 2021 एंड 22 में लास्ट रही थी, ठीक है ना। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक की अब हम बात करते हैं, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इकोनॉमिक और सोशल वर्क के लिए यूएन ने बनाया है, कि मतलब सबका वेलफेयर हो, सबकी इकोनॉमी अच्छी बनी रहे, ठीक है। इट वर्क्स विद स्पेशलाइज्ड एजेंसीज सच एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, आपको पता होगा, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ। तो ये जो इकोसॉक है, इसके अंदर छोटी छोटी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी छोटी सारी एजेंसीज हैं, जो काम करती हैं किस चीज के लिए, वेलफेयर के लिए। वेलफेयर इनका मेन मोटिव है कि सब लोगों तक अच्छे एजुकेशनल चीजें पहुंचे, फैसिलिटीज पहुंचे, हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचे, कोई भी कंट्री में कोई भूखा ना रहे, ठीक है। कोई भी कंट्री में जैसे अगर वॉर हो रही है, ठीक है, और वहां के लोग मर रहे हैं, या वहां के लोगों तक चीजें नहीं पहुंच रही हैं, हेल्प नहीं पहुंच रही है, सो इकोसॉक का मेन रोल वही होता है कि वो वहां तक पहुंचकर ये वेलफेयर फैसिलिटीज उन तक पहुंचाता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट ऑर्गन, ये अपना कौन सा ऑर्गन था, ये था ऑर्गन नंबर 3, इकोसॉक था 3। अब चलते हैं चौथे पर, विच इज सेक्रेटेरिएट, ठीक है। सेक्रेटेरिएट हमारा 4th ऑर्गन है। सेक्रेटेरिएट बेसिकली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो सेक्रेटरी जनरल के द्वारा हेड की जाती है। मतलब
वहां पे सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं और क्या होता है, कुछ नहीं, बस डे टू डे वर्क होता है यूएन का, इंक्लूडिंग जो भी दूसरे ऑर्गन काम कर रहे हैं और दूसरी कंट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करने का काम सेक्रेटेरिएट करता है। मतलब बेसिकली ऑफिशियल काम जो होता है, जो वर्क वाला काम है, जो एक्शन लेने वाला काम है, ठीक है, एक्शन लेने वाला काम सेक्रेटेरिएट में होता है। और सेक्रेटेरिएट में नाम से ही समझ में आ रहा है कौन बैठता है, सेक्रेटरी जनरल, एंड द सेक्रेटरी जनरल इज दिस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। अंडरस्टूड। नाउ अगले पे चलते हैं, पांचवे पे। अभी तक सब समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑल क्लियर है कि नहीं? यस दीदी। यस दी। ओके, चलो। बस दीदी, दीदी बस लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए, बस 2 मिनट के लिए प्लीज। इंटरेस्टिंग दी, इंटरेस्टिंग। ऐसा इंटरेस्ट, क्लास पहले नहीं था। आई एम ग्लैड। अभी और भी बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग इसमें आने वाली हैं, एंड इवन दिस इज माय फेवरेट टॉपिक एज वेल। आई लव टू स्टडी अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ये सब की, मतलब इतना जो अपनी पूरी कंट्रीज बनी हुई हैं, इतने ढेर सारे लोग, वो सब आपस में चल कैसे सकते हैं। लाइक अगर आप ये सोचो, आप अगर जॉइंट फैमिली में भी रहते हो, ठीक है, आई थिंक कुछ कुछ लोग रहते होंगे, अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना ज्यादा है, बट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो लिव इन, यस आई कैन सी अ लॉट ऑफ हैंड्स बीइंग रेज्ड, नाइस। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हो तो आप समझते होगे कि मतलब कितने सब लोग अलग अलग होते हैं। आपके चाचा अलग बोलते हैं, आपके पापा अलग बोलते हैं, आपकी मम्मी का अलग रोल है, आपकी दादी कुछ अलग सोचती हैं, आपके भाई बहन कुछ अलग बोलते हैं। लाइक everybody has different opinions, everybody has different things to say, ठीक है। तो जब मतलब उनके इतने एक छोटी सी फैमिली की अगर हम बात करें जिसमें 8-10 लोग रह रहे हैं, उसमें तक इतने लाइक विचारधारा डिफरेंट हो सकती है, इतने चीजें अलग अलग हो सकती है। तो आप ये सोचो कि बड़ी बड़ी कंट्रीज कैसे चल रही होंगी, ठीक है। सो इट्स अ बिग टास्क, यूनाइटेड नेशंस हैज अ बिग टास्क टू यूनाइट एवरीवन, ठीक है, एक सबको एक साथ लाना और सबको एक साथ आगे बढ़ाना, ठीक है। सो यस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्गन विच इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, वैसे ही अपना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, ठीक है। जस्टिस कोर्ट है ये, ठीक है, तो यहाँ पे सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है। इट्स द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूएन, और ये बेसिकली क्या करता है, सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। तो मतलब किसी भी दो कंट्रियों के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो सारी चीजें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास तक पहुंचती हैं, ठीक है। जैसे अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ वॉर हो जाए या कुछ गलती हो जाए, एंड दोनों कंट्रियां ही रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं, उनको दोनों कंट्रियां ही आपस में बात नहीं कर पा रही हैं, तो एक थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है जो आपको चीजें बताए कि नो यू आर राइट एंड यू आर रॉन्ग एंड यू शुड डू दिस एंड यू शुड डू दैट, ठीक है। तो ये ही काम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है, ओके। एंड इट्स डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। तो जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी जाता है, ठीक है, तो उसका कोई भी डिसीजन होगा तो वो बाइंडिंग होगा, मतलब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जैसा एक सुप्रीम जो कोर्ट होता है ना इंडिया का, कि मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, आपको मजा नहीं आया, मतलब मजा नहीं आया क्या, आपको लगा कि यार नहीं दिस इज नॉट राइट, आई नीड टू गो अहेड, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी कुछ डिसीजन दे दिया एंड आपने कहा नहीं मुझे नहीं मानना, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वही वाली चीज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी है कि इसने जो बोला वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिस्प्यूट लेके जाओगे तो इसका जो डिसीजन होगा वो मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर देखो इतना सुंदर सा है, पीस पैलेस इन द हेग, नीदरलैंड्स, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने की भी हमने बात करी, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ठीक है, ये सारे न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। वो जो बिल्डिंग थी ना बड़ी वाली, उसी में अलग अलग फ्लोर में बने हुए हैं। लेकिन दिस इज द ओनली ऑर्गन एंड दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेम्बर, दिस इज द ओनली ऑर्गन जो न्यूयॉर्क में नहीं है, ठीक है। दिस इज इन नीदरलैंड्स, ठीक है। एंड इसके पीछे भी एक अलग कहानी है कि ये नीदरलैंड्स में क्यों है, मतलब भाई यूएसए छोड़ के आप नीदरलैंड्स कहाँ पहुंच गए, ठीक है।
तो ये नीदरलैंड्स में इसीलिए है क्योंकि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, सुनना है तो आप सुन सकते हो, ठीक है, बट लाइक दिस इज इम्पोर्टेंट, यू कैन लाइक लिसन टू इट। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना था परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, ठीक है, PICJ करके था, उससे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निकल के आया था। तो ये जो परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था ना, ये नीदरलैंड में था और इसी बिल्डिंग में हुआ करता था, ठीक है। तो जब ये मतलब सक्सेसर है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सक्सेसर है PICJ का, तो इसीलिए ये नीदरलैंड्स में है, और इसीलिए जब ये बना तो हम इन्होंने बोला कि हमारा जो कोर्ट है वो वहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज द रीजन व्हाई International Court of Justice is in Netherlands. Okay, now let's talk about the sixth organ, which is Trusteeship Council. अब एक चीज है इस सिक्स्थ ऑर्गन के बारे में कि ये छठा ऑर्गन अब एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये पुराना ऑर्गन रह चुका है, लेकिन फिर भी इसको हम मानते हैं एक ऑर्गन में, ठीक है। अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, अब इसको बंद करवा दिया गया है, मैं बताऊंगी क्यों। देखो, ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है, ये भी 1945 में बना था, एंड इसका काम था टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्मर कॉलोनीज। अब इससे क्या मतलब है, कॉलोनीज क्या बात कर रहे हैं हम। देखो, इंडिया में किसका रूल था, ब्रिटिश का रूल था, ठीक है। तो मतलब इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश, मतलब कॉलोनी वो होती है जिसके ऊपर किसी का हाथ होता है, जिसके ऊपर कोई रूल करता है, ठीक है। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स आके हम पे रूल करते थे, तो हम कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की। ऐसे ही पूरे लाइक वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जो किसी ना किसी फॉरेन कंट्री के उसमें दबी हुई थी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने ऐसे कॉलोनीज बना रखे थे और उसमें वो दबी हुई थी, ठीक है। तो जैसे इंडिया जो थी वो ब्रिटिश रूल में थी, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल्स, देयर वर मेनी एग्जांपल्स जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थी, जिनको इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये काम था कि ये जो कॉलोनीज है यहाँ पे वो देखेंगी मतलब इनको इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि नहीं। मतलब आपको भी पता होगा कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था तो बहुत सारी एट्रोसिटीज हुई, बहुत सारी चीजें इंडियंस ने फेस करी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत लाइक यू नो एग्रीकल्चर के टाइम भी जमींदारी रूल्स एंड ऑल, ये सारी चीजें मतलब बहुत ही दबा के रखती थी इंडियंस को, एंड देयर इंटरेस्ट्स वरंट लाइक प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीजें ना हो, सब लोग जो कॉलोनीज के अंदर है वो लोग पहली बात तो इंडिपेंडेंस की तरफ मूव करें, ठीक है, क्योंकि हमें किसी के भी पैरों के नीचे दबे नहीं रहना है, हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना है। तो वो यही देखते थे कि इंडिपेंडेंस के लिए वो काम कर रहे हैं कि नहीं, एंड वाइल दे आर वर्किंग उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल को डिसबैन कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया 1991 में, एंड व्हाट वाज द रीजन, द रीजन वाज दैट कि 1991 तक दुनिया की सारी कंट्रीज फ्री हो चुकी थी किसी भी तरीके के रूल से, ठीक है। कोई भी जो ऐसा रूल, जो ऐसा कॉलोनीज वगैरह बनाता था, जैसे ब्रिटिश जैसे इंडिया पे करता था या दूसरी कंट्रीज पे करती थी, वो अब सब खत्म हो गया था। तो मतलब इसका जो मेन पर्पस था वो अब फुलफिल नहीं हो रहा था, वो अब मीट नहीं हो रहा था, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल को बंद करा दिया गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ट्रस्टीशिप काउंसिल लुक्ड, ठीक है। तो ये था हमारे ट्रस्टीशिप काउंसिल में, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया है कि नहीं, पूरे यूनाइटेड नेशंस में किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो फटाफट, कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो यू कैन आस्क। एक डाउट है, यस, वीटो पावर का बता दो फिर से, वो क्लियर नहीं हुआ था। ओके। तो वीटो पावर इज बेसिकली, वन सेकेंड, वीटो पावर इज बेसिकली कहाँ पे था, वो था हमारा सिक्योरिटी काउंसिल में, ओके। तो वीटो पावर इज बेसिकली कि इन 5 कंट्रीज के पास, जो 5 परमानेंट कंट्रीज हैं, इनके पास बाकी कंट्रियों से ज्यादा पावर है, ठीक है। और वीटो पावर ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई डिसीजन है
लाइक बहुत ही सिंपल सा मैं ये बताऊं कि जैसे अगर ये बोल रहे हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बदल दो, वेरी वेरी वेग एग्जाम्पल, ठीक है, बट आई एम जस्ट लाइक लेटिंग यू नो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बदलने को लेकर बात हो रही है, ठीक है। तो ये बदलने के लिए इन पांचों कंट्रीज का अप्रूवल लगेगा, ठीक है, पांचों कंट्रीज का अप्रूवल लगेगा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बदलने के लिए। अब अगर यूके ने बोल दिया हाँ ठीक है मेरा अप्रूवल है, रशिया ने बोल दिया ठीक है मेरा है, चाइना ने बोल दिया मेरा है, यूएसए ने बोला मेरा है, अब यहाँ पे फ्रांस भैया आए और फ्रांस ने बोला कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बदले, मेरे उससे अच्छे रिलेशंस हैं, तो ये अगर सबने भी कर दिया है और सिर्फ इसने मना किया है तो भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन, मतलब इसके पास इतनी वीटो है, इसके पास इतनी पावर है कि सिर्फ एक इंसान का वोट, एक इंसान का मना करना can completely destroy that decision, can completely like stop that decision from happening, कि अगर इसने बोला नहीं तो नहीं। So that is basically what veto power is, ठीक है, understood? Yes, Didi. Thank you. Okay. Anything else? किसी को कोई दिक्कत? और दी सेक्रेटेरिएट का फंक्शन एक बार वापस बताओगे एग्जैक्टली क्या है? Yes. Okay. देखो, सेक्रेटेरिएट का काम है बेसिकली ऑफिशियल काम, ठीक है। अब हम इतनी सारी बातें तो कर लेते हैं कि मतलब ठीक है डिस्कस कर लिया, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है ये हो गया, लेकिन एक्शन कौन लेगा, ठीक है, उस चीज को एक्चुअल में फोर्स में कौन लाएगा, वो काम है सेक्रेटेरिएट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो रहा है, ठीक है, और इंडिया ने अपने फाइटर प्लेन्स इधर पे भेज दिए हैं पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान पहुंच गया यूनाइटेड नेशंस एंड कहने लगा कि हम थ्रेट में हैं, हमें हमें नहीं पता, इनने अपने फाइटर प्लेन्स भेज दिए हैं ये वो, तो और यूनाइटेड नेशंस ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इंडिया शुड विदड्रॉ इट्स फाइटर प्लेन्स, मतलब जो फाइटर प्लेन्स भेजे हैं वो आप ले जाओ अपने वापस, ठीक है। तो ये बात हो गई, ये डिस्कशन हो गया, ये हो गया, लेकिन अब एक्शन में कौन लाएगा, एक्शन में कौन काम करेगा, वो काम है सेक्रेटेरिएट का। सेक्रेटेरिएट टेक्स द एक्शन, इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जिसमें सेक्रेटरी जनरल बैठा होता है और बेसिकली वो काम करवाता है, ठीक है। और इसमें दूसरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं कि नहीं, बाकी जगह ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, ये भी देखा जाता है, और जो सर्विसेज मेंबर स्टेट्स को देनी चाहिए वो भी इसमें दी जाती हैं, ठीक है। सो दी मतलब सारी जो ऑर्गन्स है जितनी भी हमने पढ़ी वो सभी सेक्रेटेरिएट के अंडर काम कर रही है, ये उसको फाइनल ऑर्डर दे रहा। देखो, अंडर नहीं बोलोगे आप ये बोलोगे कि सेक्रेटेरिएट इज द मॉनिटरिंग बॉडी, ठीक है, मतलब अंडर नहीं है, वो सब लोग एक ही उस पे हैं, बट इट्स लाइक कि वो देखती है कि हर जगह काम हो रहा है कि नहीं, ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। जैसे आप अगर 5 लोगों का ग्रुप प्रोजेक्ट है, उसमें कोई ग्रुप लीडर नहीं है, बट एवरीबडी हैज देयर डेजिग्नेटेड थिंग कि अच्छा ये प्रोजेक्ट में देख, ड्राइंग तू अच्छी बनाती तो तू ड्राइंग कर लेना, तू लिखती अच्छी है तो तू लिख लेना, अच्छा करती है तो वो कर लेना। और एक इंसान है जो सिर्फ मतलब देख रहा है कि हाँ सब लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, सब लोग मैनेज हो रहे हैं कि नहीं, सो दैट इज व्हाट द सेक्रेटेरिएट डज, ठीक है, इट तो मॉनिटर्स। इसका डिसीजन बाइंडिंग होता बाकी सारी बॉडीज पे? देखो, अब डिसीजन बाइंडिंग इन द सेंस ऐसे कर बोल सकते हैं क्योंकि सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे बैठता है और ऐसा कुछ डिसीजन टाइप तो देता नहीं है, इट जस्ट लाइक एडवाइसेस अदर बॉडीज कि जैसे जनरल असेंबली में ये होना चाहिए, या हमें मतलब जनरल असेंबली में ये मेंबर को ऐड करना चाहिए, या ऐसे डिस्कशन करना चाहिए, या इकोसॉक में ये ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, तो बेसिकली वो सजेस्ट करता है चीजों को, सो दैट द मतलब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका वेलफेयर हो और वो आगे बढ़े, ठीक है। चैट ओके दीदी, में थैंक यू। मैम प्लीज एक्सप्लेन लिटिल अबाउट द हाउ इंडियन एम्बेसी वर्क्स इन अदर कंट्री। देखो, इंडियन एम्बेसी अलग चीज है यूनाइटेड नेशन से, वो अलग है,
जरा सा अगर पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ। इंडियन एम्बेसी का काम ये होता है, जैसे अगर इंडियन एम्बेसी हर देश में होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री ले लो, सपोज यूएसए, ठीक है, बहुत ही बड़ी कंट्री ले ली, ठीक है, यूएसए, वहां पे एक इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी बेसिकली क्या होती है, इंडिया का ऑफिस होता है वहां पे, ठीक है, वहां पे एक आईएफएस ऑफिसर बैठा रहता है, इंडियन फॉरेन सर्विस वाला ऑफिसर बैठा रहता है, और वहां पे कोई भी दिक्कत हो इंडियंस को, तो इंडियंस इंडियन एम्बेसी में पहुंच सकते हैं कि देखो मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो मुझे इसका रिजॉल्व करवा दो, मुझे यहाँ पे अनसेफ फील हो रहा है, मुझे मतलब इंडियंस लोग उस कंट्री के इंडियन एम्बेसी में जा सकते हैं, और ये हर जगह होती है, ठीक है, जापान में भी है, ठीक है, जैसे जो हमारे प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ही वाज अ इंडियन फॉरेन सर्वेंट, ठीक है, आईएफएस ऑफिसर थे वो, ठीक है, और वो जापान में रह चुके हैं, और उनकी जो वाइफ है शी इज ऑल्सो जापानीज, इफ यू गाइज नो अबाउट दिस। सो ही हैज बीन टू जापान, ही हैज टेकन ऑफिस इन जापान, जापान में वो रहे हैं, ठीक है, और वहां की इंडियन एम्बेसी में वो रहा करते थे, तो जापान में भी जो इंडियन लोग थे, उन लोगों को कभी कोई दिक्कत होती थी, कुछ होती थी, तो वो मतलब उस इंडियन एम्बेसी के ऑफिस में जाते थे और वहां की वहां पर अपने इश्यूज को रिजॉल्व करवा सकते थे, ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एम्बेसी सिस्टम इज। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड, ये ठीक है दीदी ना? एक और डाउट है दीदी, जैसे आईसीजे है हम्म, वो सुओ मोटो ले सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर खुद ले सकता है अगर उसे कोई केस करना हो पब्लिक ओपिनियन के लिए, तो वैसे आईसीजे कर सकते हैं, जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के लिए हम्म, वाटर का रोक दिया, रिवर की ट्रिब्यूटरी या कुछ रोक हम्म, दिया, और हम्म, उसकी वजह से बहुत मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान की बढ़ गई, पर हम्म, पाकिस्तान ने कुछ उसके लिए उठाया नहीं क्योंकि उसने कोई टेररिस्ट अटैक किया है, तो फिर आईसीजे कुछ कह सकता है इंडिया को या कोई केस कर सकता है हमारे लिए? देखो आईसीजे तब तक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक लाइक दोनों कंट्रीज उधर पे पहुंचे नहीं, या दोनों कंट्रीज उधर पे आए नहीं अपने डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है, तो जब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर दोनों में किसी को कोई दिक्कत नहीं है या कुछ नहीं है, या कोई दोनों पार्टीज पहुंचती नहीं है, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बेसिकली तब लोग पहुंचते हैं, तब कंट्रीज पहुंचती हैं जब उनकी आपस में मतलब कई बार डिस्कशंस हो चुके होते हैं, कई बार टॉक्स हो चुकी होती हैं, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, सो देन दे टेक रोल ऑफ द थर्ड पार्टी, और फिर बोलते हैं कि उनसे हमारी मदद करो, एंड आईसीजे में मोस्टली ज्यादातर कंट्रीज नहीं जाती हैं, मतलब ज्यादातर कंट्रीज जा भी सकती हैं, लेकिन इंडिया मोस्टली ज्यादा इसीलिए नहीं जाती है बिकॉज इंडिया डज नॉट वांट किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन इन देयर ओन थिंग्स, ठीक है, इंडिया मेनली सारी चीजें डिस्कशन टॉक्स इसके थ्रू और एक पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, और इंडिया नहीं चाहती कि मतलब कोई बाहर का कोर्ट उसे बताए कि क्या करना है, ठीक है, तो बेसिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दो पार्टीज में जब डिस्प्यूट होता है और जब वो कई बार डिस्कशन के बाद उसको रिजॉल्व नहीं कर पाती है, तब उधर पे जाती हैं, एंड दैट हैपेंस वेरी रेयरली विद इंडिया, इंडिया बहुत सारी चीजें खुद ही रिजॉल्व कर लेती है। ओके, शुड वी मूव अहेड नाउ? बहुत सारी चीजें पढ़नी है गाइस, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है क्या, वील सी। World Bank is basically there to promote economic development and reduce poverty, ठीक है, बैंक है वर्ल्ड का, क्या करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है और पॉवर्टी को कम करता है, ठीक है और इसको बनाया कैसे गया था, ब्रेटन वुड्स एक एग्रीमेंट था, दिस इज इम्पोर्टेंट गाइस, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट था, और इसमें वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था अलोंग विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और उसके साथ ही वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था, एंड व्हाट वाज द एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ओके, नाउ इसका हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यूएस में, दिस इज द हेडक्वार्टर्स एज यू कैन सी, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1944 है, ठीक है, 1944 में ये बना था, एंड द करंट प्रेसिडेंट इज एन इंडियन, अजय बांगा, एज यू कैन सी,
तो वर्ल्ड बैंक का बेसिकली काम क्या होता है? वर्ल्ड बैंक लोगों को और कंट्रीज, लोगों को तो नहीं, कंट्रीज को लोन देता है और देखता है कि हर जगह इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कोई भी कंट्री ऐसी अंडर डेवलप ना रहे, कोई भी कंट्री में ऐसा ना हो कि यार मतलब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ खाने कोई नहीं है, कोई फैक्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली दुनिया में पैसा लाने का काम करता है और दुनिया में सबको ग्रो कराने का काम करता है, ठीक है। दिस इज व्हाट द रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इज। अब देखो वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। जैसे हमने यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन की बात करी थी, वर्ल्ड बैंक के अंदर भी 5 हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IBRD इसको बोला जाता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको भी अभी अपन पढ़ेंगे सबको, ठीक है, कि सब क्या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, एंड द नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक है, ICSID। ओके, तो वर्ल्ड बैंक की ऐसी 5 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पांचों ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग काम है और वो अलग अलग तरीके से वर्ल्ड में पैसा लाने की कोशिश करती हैं, वर्ल्ड में ग्रोथ लाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखो क्या करते हैं ये लोग। हम्म देखो, तो बेसिकली जो ये शुरुआत वाली है हमारे 2, ये इनका क्या काम होता है? देखो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है। डेवलपमेंट की बात इसीलिए होती है क्योंकि किसी भी कंट्री में पैसा कैसे आएगा? जब वहां पे ग्रोथ होगी, जब वहां पे डेवलपमेंट होगा। इंडिया में पैसा आना कब शुरू हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद से शुरू हुआ? नहीं, उस टाइम पे इंडिया डेवलप्ड ही नहीं थी, इंडिया के पास कुछ रिसोर्सेज ही नहीं हुआ करती थी, एग्रीकल्चर पे इंडिया चल रहा था, ठीक है, किसान खेती किसानी लोग किया करते थे, खेती किसानी में भी उनके पास अच्छे बीज नहीं होते थे, अच्छी मशीनरी नहीं होती थी, अच्छे हार्वेस्टिंग टूल्स नहीं होते थे। तो ऐसा भी नहीं था कि मतलब एग्रीकल्चर करके भी बहुत एकदम करोड़पति बन रहे हैं या बहुत डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, नहीं। तो डेवलपमेंट का रोल ये बताती हैं ये दोनों ऑर्गन्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाते हैं ऐसी कंट्रीज को जहां पे डेवलपमेंट की जरूरत है, जहां पे अभी कुछ है नहीं और उनको कुछ सेटअप करना है, उनको कुछ फैक्ट्रीज बनानी है, तो उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि चीजें सेटअप हो सके, ठीक है। एडवाइस भी दी जाती है, पॉलिसी एडवाइस, कि आप कैसे खुद को बेहतर कर सकते हो, आप कैसे चीजें ला सकते हो, कैसे चीजें कर सकते हो, वो पॉलिसी एडवाइस भी ये देता है, ठीक है। एंड टेक्निकल असिस्टेंस, तो टेक्निकल असिस्टेंस भी मतलब मशीनरी वगैरह देता है। जो बड़ी कंट्रीज के लाइक टेक्नोलॉजी है, लाइक USA, जर्मनी, ये जो सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके पास जो चीजें हैं वो चीजें ये छोटी छोटी कंट्रीज में भेजते हैं, ठीक है। और ये काम वर्ल्ड बैंक की ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। ये बेसिकली डेवलपमेंट की बात करती हैं एंड डेवलपमेंट के लिए ये चीजें की जाती हैं, ओके। नाउ द थर्ड वन इज इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन। इसमें देखो, इसमें क्या बात होती है? इसमें प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट की बात की जाती है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म लोन्स दो, लॉन्ग टर्म लोन्स देने की बात कही जाती है कि मतलब कंट्री में प्राइवेट सेक्टर आए, मतलब कंट्री में बाहर की कंट्रीज आए, ठीक है, और चीजें और ग्रो हो, तो लॉन्ग टर्म लोन्स की इसमें बात की जाती है। रिस्क मैनेजमेंट की, कि जो भी रिस्क आते हैं उससे कैसे मैनेज किया जाए, और एडवाइसरी, एडवाइसरी तो हर जगह कि आप कैसे खुद को बेहतर कर सकते हो, तो ये काम इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन करती है, लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। अब ये जो है MIGA, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, गारंटी एजेंसी, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट गारंटी से हम क्या समझते हैं? इन्वेस्टमेंट गारंटी से हम ये समझते हैं कि अगर मैं किसी कंट्री में पैसा डाल रही हूँ तो उससे मुझे गारंटी तो हो कि मतलब वहां पे मेरा पैसा डूबेगा नहीं। अगर आप शेयर मार्केट में भी पैसा डालते हो तो आप ऐसे कंपनीज में पैसा डालते हो ना जहां पे आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा पैसा डूबेगा नहीं, जहां पे मेरा पैसा प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, तो वही इसका भी है। इसका ये है कि यहाँ पे ये फॉरेन कंट्री को बोलता है कि आप जो अंडर डेवलप्ड या जो डेवलपिंग नेशन है उनमें आप पैसा डालो। ठीक है, डॉलर भेजो आप अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अब ये फॉरेन कंट्री बोलेंगी भाई इतना हमारे पास भरा थोड़ी पड़ा है कि हम मतलब ऐसे ही पैसा डालते रहे, मतलब जो चीजों पे ये क्वेश्चन पूछती है कि व्हाई शुड वी डू दैट। ठीक है, हम क्यों डालें पैसा। ठीक है, तो उसके लिए व्हाट डू दे डू इज कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस दिया जाता है कि मतलब आप ऐसी जगह पैसा डाल रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आपका पैसा डूब भी जाएगा सो लाइक वी गिव यू इंश्योरेंस, हम पैसा देंगे आपको। ठीक है, तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेती है वो वर्ल्ड बैंक लेता है। वो कहता है कि ठीक है आप वहां पे इन्वेस्ट तो करो, आप चीजें तो करो, आप फैक्ट्रीज तो बनाओ, कुछ तो वहां पे होगा, कुछ तो वहां पे ग्रोथ होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अगर आप कोई फैक्ट्री सेटअप करोगे वहां पे आपको 100 लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे 100 लोग जो उस कंट्री के हैं वो उसमें काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, पैसे कमाना शुरू करेंगे। तो ये सारी जो रिस्क टेकिंग वाली चीज है ये वर्ल्ड बैंक खुद पे लेता है कि फॉरेन कंट्री देखो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम दे सकते हो, तो तुम ऐसी कंट्री को दो जिसको जरूरत है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट ये MIGA डज, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये मतलब ये गारंटी देती है कि अगर कुछ हुआ तो लाइक वी आर द वंस यू कैन गो कम टू। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नाम से ही समझ में आ रहा है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स की बात की जा रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स की बात मतलब डिस्प्यूट्स अगर हो गए, अगर दो कंट्रीज में लड़ाई हो गई, ठीक है, फाइट्स हो गई, डिस्प्यूट हो गया, किसी ने किसी का पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ये सारी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कौन कराता है? वो कराता है हमारा ये वाला ऑर्गन, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, आपके भाई बहनों में कभी लड़ाई हो जाती होगी कि मम्मी इसने तो मेरा फेवरेट वाला पेन ले लिया, या मम्मी इसने मेरे मैगी वाले प्लेट से 2 बाइट एक्स्ट्रा ले लिए मुझसे, मम्मी इसको मारो ये वो। तो बीच में एक जो मम्मी आपके आती है ना रिजोल्व करने के लिए, वो काम है इसका। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के भी 5 ऑर्गन्स हैं। इस 5 ऑर्गन्स के अलग अलग काम क्या है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, सबसे पहले वाले 2 जो हैं वो डेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन, उसकी बात हो रही है, तो वो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। दूसरा वाला लॉन्ग टर्म लोन्स देता है और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करता है। फोर्थ जो है मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एक्ट, वो ये कहता है कि फॉरेन कंट्रीज तुम इन्वेस्ट करो, अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट नहीं ढंग का हो पाता है या नहीं कुछ हो पाता है तो हम बैठे हैं सही करने को। ठीक है, दे अर्ज द डेवलप्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। एंड लास्ट वाला अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आता है। ओके, दिस इज हाउ वर्ल्ड बैंक वर्क्स। इज दिस क्लियर? स्मैग, नाइस। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? शुड बी मूव अहेड, आगे बढ़े? जितना क्लासेस हुआ है सबसे बेस्ट क्लासेस आज का लग रहा है मुझे। आई एम ग्लैड सूरज, अभी और मजा आएगा आगे आने वाले क्लासेस में और इसमें भी। चलो बढ़िया है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक की बहन बोल लो इसको। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से निकली हैं। अपन ने बोला था ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से इन दोनों का बर्थ हुआ था। ठीक है, दे आर बेसिकली लाइक ट्विन सिस्टर्स। ओके, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से वर्ल्ड बैंक भी बना था और ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से IMF भी बना था। ओके, तो अब हम बात करेंगे IMF की। IMF क्या करती है? ठीक है, IMF is to promote international monetary cooperation,
वही कि सब आपस में कोऑपरेट करें, सब अच्छे से रहें। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी यानी अगर आपको मेरी इकोनॉमिक्स वाली क्लास याद हो तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी यानी $1 अगर $1 अगर 80 रुपए का है, मतलब ये कि अगर मुझे $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने पड़ रहे हैं तो ये रेट बना रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि $1 खरीदने के लिए कल मुझे 180 रुपए देने पड़े और ये इतना महंगा हो जाए, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट को जो स्टेबल करता है वो काम भी IMF करता है कि हर जगह एक्सचेंज रेट सही रहे, ठीक है। एंड द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी सब कंट्रीज आपस में एक दूसरे में ट्रेड करती रहे, सबका सामान इधर उधर पहुंचता रहे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड अच्छा बनता रहे, सबके पास पैसा आता रहे जाता रहे, ये काम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, 190 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, इसमें कितने लोग हैं? 190 लोग हैं, ठीक है। और क्या सारी कंट्रीज क्या करती हैं? जनरल रिसोर्स अकाउंट एक होता है, उसमें सब अपना पैसा डालती हैं, मतलब एक ऐसा अकाउंट बना रखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, आपके पास जितना पैसा, लाइक अंडरस्टैंड दिस एज, अभी गणपति चल रहा है, ठीक है। गणपति में एक बड़ा सा पंडाल लगा है आपके घर के पास, ओके। अब वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां के जो लोग हैं वो आप घर घर जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि चंदा दे दीजिए, गणेश जी बैठ रहे हैं, ठीक है। हर जगह जा रहे हैं, वो किसी पॉश कॉलोनी में जा रहे हैं तो वहां पे चंदे में 10,000, 13,000, 20,000 भी एक एक इंसान दिए जा रहा है। मिडिल क्लास कॉलोनी में जा रहे हैं तो वहां पे लोग 1,500, 2,000 ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। स्लम्स में लेने जा रहे हैं तो स्लम्स में उस इंसान की जितनी हैसियत है, 50 रुपए, 100 रुपए, वो उतने रुपए दे पा रहा है, ठीक है। So this is exactly what general resource account is. It's basically the चंदा फंड ऑफ गणपति, ठीक है। कि मतलब जिसकी जैसी हैसियत है, जिसके पास जितने पैसे हैं, वो उतने पैसे इस अकाउंट में डालता है। और ये 190 मेंबर कंट्रीज में सारी कंट्रीज इसमें अपने अपने हिसाब से अपना अपना शेयर डालती हैं, ठीक है। USA, चाइना, रशिया बहुत अमीर कंट्रीज हैं, बहुत पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा यही डालती हैं। इंडिया के पास भी बहुत पैसा है, इंडिया भी अपने हिसाब से डालती है। इंडिया से जो लोअर कंट्रीज हैं और वो भी जो इसकी मेंबर होंगी वो भी अपने हिसाब से पैसा डालती हैं। अब ये अकाउंट बनाया क्यों गया है, ठीक है। क्वेश्चन इज कि है क्यों ये अकाउंट? तो ये अकाउंट बेसिकली इसीलिए है कि अगर किसी कंट्री पे वॉर हो जाए, अगर किसी कंट्री को जरूरत पड़ जाए, किसी को लोन देना हो, तो ये इसी अकाउंट से दिया जाता है। अब अगर इंडिया को लोन चाहिए, ठीक है, किसी चीज के लिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो IMF के पास जाएगी और बोलेगी कि मुझे इतना पैसा चाहिए। तो वो IMF पैसा कहाँ से लेकर आएगा? इसी पैसे से तो लेकर आएगा, इसी पैसे से तो लोन देगा आपको, ठीक है। तो दिस इज व्हाट जनरल रिसोर्स अकाउंट इज, और इसमें सारी कंट्रीज अपना पैसा डालती हैं। समझ में आया कि गणपति में जैसे चंदा इकट्ठा होता है, ठीक है, पॉश कॉलोनी से खूब सारा पैसा आ गया, मिडिल क्लास वालों ने भी दे दिया, स्लम्स वालों ने भी दे दिया, और फिर जाके सपोज 1 लाख रुपए अमाउंट बना है तो वो 1 लाख रुपए से गणपति बैठ रहे हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली दैट ओनली कि एक ढेर सारा पैसा है, उससे फिर बाकी की चीजें चल रही हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट है। दिस इज द हेडक्वार्टर, ओके। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बताया था, दोनों सिस्टर हैं, वर्ल्ड बैंक एंड IMF सेम ही ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होगा, दोनों ही 1944 में बनी थी। एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर करेंटली इज क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, हु इज फ्रॉम बल्गेरिया, ओके। सो शी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर राइट नाउ, ओके। समझ में आया? देखो हर उसमें ना ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली जो 2-3 पॉइंट्स मैं लिखती हूँ, हेडक्वार्टर, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर वाले, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लिया करो। वैसे मैं इसके आपको ऑब्वियसली लाइक नोट्स भी दूंगी, उसमें भी सब कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। बट लाइक दीज थिंग्स आर समथिंग टू बी नोटेड बिकॉज यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं और अगर हमें पता हो तो लाइक आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। स्मैग, लेट्स गो। दीदी वाइसो की IMF में 190 मेंबर्स हैं एंड वर्ल्ड बैंक में 189। आई थिंक वर्ल्ड बैंक में 189 है क्या? आई विल जस्ट चेक, 1 सेकेंड।
दीदी एक बार वर्ल्ड हम्म, बैंक के प्रेसिडेंट का नाम बता दो। वर्ल्ड बैंक अजय के बांगा। प्रेसिडेंट अजय बांगा इंडियन है। थैंक यू दीदी। यार मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा, 1 सेकेंड। ओके, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्ल्ड बैंक के ऑर्गन्स वगैरह, उसमें कुछ डाउट तो नहीं है? सब कुछ क्लियर है? यस दीदी, ऑल क्लियर। Yes, dear. यस दीदी। लेट्स गो। दीदी जो ये ग्रुप्स हैं इनके जो प्रेसिडेंट है ये अलग अलग होते हैं या फिर वर्ल्ड बैंक का ही प्रेसिडेंट है इसका प्रेसिडेंट? नहीं नहीं, इनके सबके अलग अलग है। ठीक है, ओके। देखो जैसे वर्ल्ड बैंक का अपना ये अजय बांगा है, हु इज इंडियन, एंड आईएमएफ का अपना दिस क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नहीं, जो ये ग्रुप्स हैं जैसे ओके, अच्छा, IBRD हो ग्रुप्स। गया, ID हो गया, इनके। ओ ओके, तो ग्रुप्स बेसिकली वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आते हैं, लेकिन इन ग्रुप्स के भी अपने अपने एक अलग लीडर्स या चेयरमैन होते हैं हु रिपोर्ट टू द मेन प्रेसिडेंट। ठीक है। यस दीदी, ओके। ओके, यस, ओके, सो यस, वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर्स हैं एंड आईएमएफ में 190 है, बिकॉज एक कंट्री आईएमएफ में ऐड हो चुकी है जो वर्ल्ड बैंक में नहीं होना चाहती बिकॉज ऑफ सम रीजन। आई थिंक इट वाज साउथ सुडान और समथिंग जो हुई थी ऐड। आई एम नॉट श्योर, बट आई विल लेट यू गाइज नो दिस। ये मैं नोट कर लूंगी कि क्यों 189 है और दूसरे में क्यों 190 है, और वो एक कंट्री क्यों है ऐसी जिसको वर्ल्ड बैंक में मजा नहीं आया ऐड होने में और आईएमएफ में हो गई। ठीक है, सो वी विल सी। Okay, I will let you know. Now, let's move ahead to the next one, which is World Trade Organization, WTO. ठीक है, ये हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है और नाम से समझ में आ रहा है किस बारे में होगी, ये ट्रेड के बारे में, व्यापार के बारे में, बिजनेस के बारे में। ठीक है, सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली it's made to oversee and liberalize international trade. Liberalize यानी सबको ओपन करना, ठीक है, सबको खोलना। किसी भी कंट्री में अगर ऐसे टैरिफ्स लगे हुए हैं, ऐसी चीजें लगी हुई हैं कि वो बाहर के चीजों को अंदर नहीं आने देती, ठीक है, अब बाहर के प्रोडक्ट्स को अपने कंट्री के अंदर नहीं आने देती, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये काम रहता है कि सारी कंट्रीज को बताए कि क्यों जरूरी होता है अपने गेट्स को ओपन करना, अपने लाइक बाउंड्रीज को ओपन करना, बिकॉज जब तक हम अपने इकोनॉमिक बाउंड्रीज को क्लोज्ड ऑफ रखेंगे तो बहुत सारी चीजें नहीं आ पाएंगी। अब जैसे इंडिया ये सोचती कि नहीं, इंडिया में तो सिर्फ इंडियन कंपनीज रहेंगी और बाहर की कंपनीज कोई नहीं आ पाएंगी, तो भाई ऐसे कैसे चलता? इंडिया में ना मैकडोनल्ड्स होता, इंडिया में ना KFC होता, इंडिया में ना डोमिनोज होता, जो भी आप अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो आजकल वो कुछ होती ही नहीं। आप I'm not saying that they are better than what Indians have to offer. I'm not saying that they are better than Haldiram or something. I'm just saying कि उस अगर इंडिया अपने गेट्स ओपन नहीं करता तो ये सारी कंट्रीज, ये सारी कंपनीज नहीं आ पाती इंडिया में, और आप हल्दीराम की आलू भुजिया ही खा रहे होते। You would have never known what noodles or what burgers and stuff are. Obviously वो इंडिया में आए ही ऐसे, और इंडियन कंपनीज भी अब उसको बना रही हैं ऐसे क्योंकि वो फॉरेन से ही इन्फ्लुएंस होके देख रही हैं। और जब फॉरेनर्स यहाँ पे आए और उन्होंने ऐसी चीजें लाइक इंट्रोड्यूस करी, यूएस की मल्टीनेशनल कंपनीज ने ऐसे चीजें इंट्रोड्यूस करी, फास्ट फूड जॉइंट्स ने ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करी, तब जाके इंडियंस को लगा कि ओ यस, दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग दैट वी कैन अडॉप्ट। अच्छा, बर्गर इज समथिंग न्यू, वी कैन ऑल्सो मेक इट लाइक दिस। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें ट्रेड से ही आती हैं, ये सारी चीजें आप जब अपनी बाउंड्रीज खोलते हो उसी से आती हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, एंड ये चलती कैसे है, इसकी एक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है हर 2 साल में, और उसमें बातचीत होती है, चर्चा होती है कि क्या करना चाहिए, ट्रेड को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट 1995 में ये बना था। ठीक है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर्स इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, एज यू कैन सी, एंड द डायरेक्टर जनरल इज
नगोजी ओकोंजा-इवेला, ठीक है, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, लेकिन शी इज फ्रॉम नाइजीरिया एंड दिस इज हर। ओके, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, 1995 में बना था, काफी रीसेंट है अगर आप कंपेयर करो बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। यूएन अपना 1945 में बन गया, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक 44 के बने हुए हैं, तो ये काफी रीसेंट है 1995 में। और रीसेंट क्यों है? क्योंकि पहले तो यार कंट्रियों के पास यही दिक्कत होती रहती थी कि अरे हम पे इसका रूल है, अरे ब्रिटिश का रूल है, अरे हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिल रही, अरे वो नहीं मिल रही। तो जब सारी कंट्रीज खुली, जब सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई, तब उनने सोचना शुरू किया इस बारे में कि अब हमारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हो गई है तो इसमें ट्रेड कैसे लेकर आए, इसमें पैसा कैसे लेकर आए। तो जब ये बाद की कॉन्वर्सेशन हुई ना, तो जब ये बाद की कॉन्वर्सेशन हुई इसीलिए 1995 में बन पाया। ओके, क्योंकि पहले ये इश्यूज ही नहीं थे कि पैसा कैसे आए और ट्रेड कैसे बढ़े और फैक्ट्री कैसे हो और ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो दीज आर वेरी रिसेंट इश्यूज एंड दैट्स व्हाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी रिसेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखो। ठीक है, 1995 अपन लोगों की एज के हिसाब से हमें भी बहुत पुराना लगता है, बट इट्स नॉट दैट ओल्ड। ठीक है, नाउ इज दिस क्लियर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हम आगे बढ़े। Is this also helpful for CLAT? Yes, it is also helpful for CLAT as well. ये सारी चीजें आपको उसमें भी आएंगी, स्टैटिक जी के पोर्शन है उसमें भी आता है। चलो दिल्ली बैच है तो जरूरी नहीं है इट्स ओनली फॉर ALS, you can also study for CLAT. It's like a comprehensive thing which has everything. Okay, now let's talk about next organization, OECD. I have a question. Yes. दी 1991 में वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आई थी, तो फिर 1995 में कैसे वो आप बोल रहे हो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई है? देखो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वो आइडियाज थे जो चलने लगे थे 1991 के दौरान। ठीक है, पूरे लाइक वर्ल्ड में। इंडिया में भी LPG पॉलिसी आई थी, इंडिया में भी 1991 में एंटर हुई थी कि मतलब हमें अपने गेट्स को ओपन करना चाहिए, हमें प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। ठीक है, तो जब वो आइडियाज इतने पॉपुलराइज हुए, इतने बड़े, हर कंट्री को उसकी नीड समझ में आई, तब जाकर वर्ल्ड ने सोचा कि हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही सेटअप करनी चाहिए ना, हम क्यों ना एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करें जो इसी चीज के लिए काम करती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पहले उसका एक विचार होता है, उसका एक उसके आइडियाज चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात करो कि इंडिया में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स निकाली थी, जो हमने इकोनॉमिक्स की क्लास में बात करी थी। ठीक है, तो वो सारी स्कीम्स आई क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में वो एटमॉस्फेयर चल रहा था, वो स्टार्टअप का एटमॉस्फेयर चल रहा था, स्टार्टअप्स बन रहे थे, स्टार्टअप बढ़ रहे थे। एंड देन इंडिया थॉट कि ओके वी शुड लॉन्च दिस स्कीम, ओके वी शुड डू दिस। ठीक है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना चल रहा है, इन नो टाइम इंडिया कुछ ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ स्कीम लेकर आएगी, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आएगी, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस लेकर आएगी जहां पर उसी को पढ़ाया जाएगा, उसी के लिए रिसर्च की जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई चीज बनती है उसके पहले देयर इज अ थॉट। ठीक है, अगर कोई एनजीओ भी खोलता है कि एनिमल वेलफेयर का एनजीओ है, मैं स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाऊंगी, सो वो थॉट रहता है कि अरे लाइक आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो हाँ, जो आई हैव सीन सो मेनी डॉग्स जो भूखे रह जाते हैं, और इसीलिए मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, मुझे एक ऐसा एनजीओ खोलना है जिससे कि आई कैन डील विद द हंगर एंड जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है डॉग्स के साथ। ठीक है, तो ये सारे आइडियाज उस टाइम पे चल रहे थे और वो आइडियाज इतने पॉपुलराइज हुए और सारी कंट्रीज में पहुंचने लगे कि फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया। ओके, इज दैट क्लियर तृप्ति? Yes, दी, थैंक यू। ओके, चलो, should we move ahead? OECD। अब हम OECD की बात करेंगे तो OECD बेसिकली क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक की ही बात करती है। इकोनॉमिक यानी पैसा कैसे आएगा, कैसे बढ़ेगा। ठीक है,
तो इसकी बात करती है। सो OECD का भी यही काम है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगी एंड प्रोस्पेरिटी अमंग इट्स मेंबर्स। OECD इज मेड अप ऑफ 38 मेंबर स्टेट्स, ठीक है, बहुत कम मेंबर हैं, और ये 38 मेंबर भी जितने हैं ना, ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हो, ये काइंड ऑफ थोड़ा इलीट ग्रुप ऑफ पीपल है, इलीट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज रहती हैं और वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी इन सब की बात करती हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स हैं इसके पेरिस, फ्रांस में, दिस इज द हेडक्वार्टर। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज 1961 and the Secretary General is Matthias Cormann from Australia. This is the Secretary General. तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इसकी बात करती है कि हम सबको ग्रो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये वो, एंड इसके 38 मेंबर स्टेट्स ही हैं, ओके। एंड इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, इसमें मेनली लाइक डेवलप्ड नेशंस एंड ये सब आते हैं, ओके। सो दिस वाज दीदी इसका about बैकग्राउंड बताना है कि यानी क्या फंक्शन क्या है इसका। देखो, इसका फंक्शन भी यही है कि इकोनॉमी बढ़े, इकोनॉमी में कोऑपरेशन बढ़े, सब चीजें एक साथ चलें, ठीक है, सारी कंट्रीज में पैसा आए, ठीक है, और ट्रेड एक साथ बढ़े, ठीक है। तो ये इसका वो है फंक्शन, ठीक है, OECD का। और इसमें 38 मेंबर्स हैं और ये मेनली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूके, US, फ्रांस, रशिया, चाइना, ठीक है, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं, ठीक है। और वी कैन से दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ इलीट ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक अगर आप बात करो साउथ बॉम्बे काइंड ऑफ पीपल, जिसमें यू नो लाइक देयर आर जस्ट अडानी, अंबानी, टाटा काइंड ऑफ पीपल, और वो ही अपने ग्रोथ के लिए और उसके लिए बात कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली दैट। ऑन द अदर हैंड, इफ यू टॉक अबाउट लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स है, 189 190 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो सबके लिए काम करती हैं, ठीक है, सबके लिए काम करेंगी वो, और वो एक साथ वो लोन्स भी देती हैं, ये सारी चीजें भी देती हैं। ये वाली इज जस्ट फॉर सबका डेवलपमेंट होता रहे, सबका कोऑपरेशन होता रहे, ठीक है। सो दिस इज एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 और पेरिस, फ्रांस में इसका वो है हेडक्वार्टर। तो बेसिकली ये डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, इसीलिए सिर्फ 38 ही इसके मेंबर्स हैं। फाउंडर ऑफ WTO पूछ रहे हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर सर्च कर लेती हूँ। Okay, so it was basically established by Marrakesh Agreement. ठीक है, तो एक एग्रीमेंट के थ्रू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई थी, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड पहले हुआ करता था, GATT, ठीक है, एंड उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था। लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सक्सेसर ऑफ GATT, ठीक है, तो उससे ये बना था। एंड पहले जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड में यही बात की जाती थी कि ट्रेड कैसे बढ़े और ये वो, बट देन उसके बाद मेन फोकस वाज ऑन हाउ टू ओपन अप इकोनॉमीज एंड हाउ टू लाइक एक्सपैंड एंड स्टफ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपेंशन की बात हो रही थी, कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो वो अब अपने गेट्स खोल रही थी, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू बना था अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट, मराकेश एग्रीमेंट, ठीक है। सो दैट वाज इट, ओके, आगे बढ़े, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए यूरोपियन यूनियन होता क्या है, ठीक है। जिसका भी फोकस इधर उधर चला गया हो वो ले आओ इधर, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूरोपियन यूनियन बेसिकली क्या है, तो देखो, अपना जो वर्ल्ड है बड़ा सा, उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, एंटार्क्टिका, ठीक है, ये सारे अलग अलग हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एवरीथिंग, ओके। उसमें से एक कॉन्टिनेंट आता है यूरोप, ठीक है, और इस यूरोप में है
बहुत सारी कंट्रीज, बहुत, यस वी विल आल्सो टॉक अबाउट ब्रेक्सिट पूर्वा, यस, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं छोटे छोटे, तो इनको यूनाइट कैसे करें, इनको एक साथ कैसे लाएं, वो काम यूरोपियन यूनियन का होता है, ठीक है। अब इतने सारे जो बने हुए हैं अलग अलग छोटे छोटे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे अलग अलग, ठीक है। अब इनको एक साथ जो एक चीज लेकर आती है वो यूरोपियन यूनियन है, सबको एक साथ लेकर आती है, ठीक है। लेट्स सी, इट basically talks about economic integration and political cooperation among its members। यानी ये कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, सारी कंट्रीज में इकोनॉमी अच्छे से फ्लो करे, सब में पैसा आए, ठीक है, सब में ग्रोथ हो, ये इसका मेन फोकस है। और पॉलिटिकल कोऑपरेशन यानी किसी भी कंट्री में आपस में लड़ाई ना हो, कुछ भी विवाद ना हो, किसी भी लाइक रिवर वाटर या किसी भी रिसोर्सेज के लिए कुछ लड़ाई ना हो, तो ये काम यूरोपियन यूनियन का होता है। इसको We are the champions, my friend.